दोस्तों, हम अपने सेकंड चैप्टर पे आए थे और आज हम इसको ख़त्म करने वाले हैं। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज बात करते हैं आगे की ओर। अ मेजर प्रॉब्लम वाज द ब्राह्मण पंडित गेव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द लोकल लॉज बेस्ड ऑन द डिफरेंट स्कूल ऑफ द धर्मशास्त्र। जो हमने बात की थी कि जो लॉ बनाए गए जैसे तो लॉ थे, तो अलग अलग से जो पंडित होते थे तो उनका संबंध है अलग अलग जो है धर्मशास्त्र से होता था। तो इसलिए क्या वो अलग अलग से ही क्या देते थे, लोग हमारे जो है कलेक्टर्स को क्या एक्सप्लेन करके देते थे। इसमें क्या उनको न्याय करने में थोड़ी समस्या आती थी। टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन 1775 11 पंडित्स वर आस्क्ड टू कंप्लीट ए डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज एंड बी हॉल हैड ट्रांसलेटेड इज ए डाइजेस्ट इनटू द इंग्लिश। उसके बाद 1775 में क्या किया गया, 11 पंडितों को बुलाया गया और बोला गया कि भी आप जो हिंदू जो ये धर्म है उनका एक आप संकलन बना दे, एक संकलन बना दे एक ही। और जो NB होल हैंड रहे हैं उन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। By 1778 a code of Muslim laws was also compiled for the benefit of the European judges under the Regulating Act of 1773. A new Supreme Court was established while a court of appeal, the Sadr Nizamat Adalat, was also set up at कोलकाता। उसके बाद 1778 में क्या है कि मुस्लिम कोर्ट ऑफ कंडक्ट भी बनाया गया, जिसमें क्या है कि भी जो हमारे जो यूरोपियन जज थे उनको क्या है निर्णय लेने में थोड़ी आसानी रहे, इसके लिए बुलाया गया। और एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया 1773 के अंदर, जिसमें क्या नए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और हमारे यहाँ पर एक सदर निजामत अदालत थी, उसको भी क्या कलकत्ता के अंदर सेटअप किया गया भाई। The principal figure in the Indian districts was the collectors. As the title suggests, his main job was to collect revenue and taxes and maintain law and order in the district with the help of judges, police officer and darogas. His office, the collectorate, became the new center of the power and patrons that steadily replaced previous holder of the authority. हाँ, उसके बाद है जो इंडियन डिस्ट्रिक्ट होती थी उसमें जो है कलेक्टर जो होता था वो सबसे जो प्रमुख होता था, जैसे कि टाइटल दिया गया है। उसका जो मुख्य कार्य होता था रिवेन्यू को कलेक्ट करना या टैक्स को कलेक्ट करना, सिंपल सी बात है। और वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर क्या है कि भाई अपना लॉ एंड ऑर्डर क्या है वो मेंटेन करके रखना भी। किसके साथ है क्या लॉ एंड ऑर्डर जो होता है, जज है, पुलिस है, दारोगा वगैरह, पुलिस की बात करेंगे हम, तो उनके साथ ये मेंटेन करके रखा जाता था। उसका ऑफिस जो होता था कलेक्ट्रेट होता था। उसके बाद है कि भाई यहाँ पर जो है सत्ता का जो है नया आप कह सकते हैं एक केंद्र था, जहाँ पर क्या है कि भाई जो उसके संरक्षक थे सारे के सारे वो क्या थे यहाँ पर बैठते थे और अपनी जो अथॉरिटी थी वो यहाँ से चलाते थे भाई। उसके बाद हम बात करते हैं दी कंपनीज आर्मी, जो है आर्मी थी उन्होंने किस प्रकार से चेंजेस किए। Colonial rule in India brought in some new ideas of administration and reforms, but its power rested on its military strength. The Mughal army was mainly composed of cavalry, swords, trained soldiers on the horseback, and infantry, that is पैदल foot soldiers. जो कॉलोनियल रूल रहा है इंडिया के अंदर, वहाँ पर कुछ नए जो है बदलाव आए, खासकर हमारे जो प्रशासनिक गतिविधियों के अंदर, और जो हमारी मिलिट्री जो है ताकत थी उसके अंदर जो बदलाव हुए। जो मुग़लों की आर्मी होती थी उसमें क्या था, सबसे ज़्यादा सवार होते थे। उसके बाद कुछ पैदल यात्री, उसमें पैदल जो है जो सैनिक होते थे उसके अंदर। दे आर गिव ट्रेनिंग इन द आर्करी, तीर अंदाजी एंड द यूज ऑफ स्वॉर्ड्स। उनको ट्रेनिंग दी जाती थी तीर अंदाजी के लिए और उनको तलवार चलाना सिखाया जाता था। द कैवेलरी डोमिनेटेड द आर्मी एंड द मुगल स्टेट डिड नॉट फील द नीड टू हैव ए लार्ज प्रोफेशनल ट्रेंड इन्फेंट्री। उसके बाद जो है इनके पास जो है कैवेलरी होती थी, यानी कि जो हम बात करते हैं जो घुड़सवार इसके अंदर होते थे इनके पास, और इनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कि भी अपनी आर्मी को मॉडर्नाइजेशन किया जाए भाई। द रूरल एरियाज हैड ए लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड पेजेंट्स एंड लोकल जमींदार्स ऑफन सप्लाई द मुगल्स विद पैदल सोल्जर्स। जो रूरल एरियाज़ थे वहाँ पर क्या है कि हमने बात की थी जमींदार होते थे या फिर चीफ टेन होते थे, तो वो क्या है जो सेना पहुँचाने का जो कार्य क्या करते थे मुग़लों के लिए, वो जमींदार वगैरह करते थे भाई। उसके बाद है आगे ए चेंज occurred in the 18th century when the Mughal successor states like Awadh and Banaras started recruiting peasants into their armies and training them as a professional soldiers. उसके बाद जो बदलाव हुआ 18वीं शताब्दी के अंदर, जो मुग़ल जो उसके बाद जो शासक रहे हैं
उनकी जो स्टेट्स थी जैसे अवध है, बनारस थे, उन्होंने क्या कि भी अपनी आर्मी के अंदर क्या प्रोफेशनल सोल्जर डालना शुरू किए थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अडोप्टेड द सेम मेथड्स व्हेन इट बिगन रिक्रूटिंग फॉर द इट्स ओन आर्मी विच केम टू बी नोन एज द सिपाही आर्मी इन द इंडियन वर्ड सिपाही मीनिंग सोल्जर्स। उसके बाद है कि जो जैसे कंपनी थी उन्होंने भी सेम मेथड अपनाना शुरू किया कि जो प्रोफेशनल सोल्जर थे उनको उसमें डालना शुरू कर दिया और 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 उनको जो है उनको सिपाही नाम से जाना जाता था। जो हमारा जो शब्द है इन हिंदी का वो सिपाही शब्द है, उससे इसका मतलब क्या है, एक सोल्जर भी। एज वेलफेयर टेक्नोलॉजी चेंज फ्रॉम द 1820s द कैवेलरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनीज आर्मी डिक्लाइन। जिस प्रकार से जो है तकनीक में बदलाव हुआ 1820 के अंदर, तो जो उनकी कैवेलरी रिक्वायरमेंट्स थी कंपनी की वो अब घटना शुरू होगी। दिस इज़ बिकॉज द ब्रिटिश एम्पायर वाज फाइटिंग इन द बर्मा, अफगानिस्तान एंड इजिप्ट वेयर सोल्जर्स वर आर्म्ड with muskets and matchlocks. The soldiers of the company's army had to keep pace with the changing military requirements and its infantry regiments now become more important. उसके बाद क्या कि भी उसी समय क्या थी, जो ये ब्रिटिश की जो सेना है वो आर्मी हमारी बर्मा, अफ़गानिस्तान और इनकी इजिप्ट के साथ लड़ रही थी, ठीक है। और वहाँ पर वो क्या है मस्केट्स और मैचलॉक्स के माध्यम से जुड़ रही है, मतलब लड़ रही थी। हमने बात की थी जो मस्केट होता है, जो हैवी गन होती है, जो इन्फेंट्री सोल्जर रखते हैं, और मैचलॉक्स हमने बताया था कि भी एक प्रकार की गन होती है जिसमें क्या पाउडर डाला जाता है अभी, और आग लगा कर उसको छोड़ दिया जाता था। इनके बारूद वगैरह का उसके अंदर उपयोग किया जाता था अभी। इन द अर्ली 19th सेंचुरी द ब्रिटिश बिगेन टू डेवलप ए यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। उसके बाद उन्होंने एक विशेष प्रकार का मिलिट्री कल्चर अडोप्ट किया। सोल्जर्स वर इनक्रीज सब्जेक्ट टू द यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग। उनको बोला गया कि भी जो यूरोपियन स्टाइल से क्या आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ड्रिल एंड डिसिप्लिन्स दैट रेगुलेट देयर लाइफ फार मोर दैन बिफोर्स। अब क्या उनका जो जीवन था थोड़ा सा क्या है तीव्र होता चला गया था और ज़्यादा डिसिप्लिन उनको कर दिया गया था। ऑफन दिस क्रिएटेड प्रॉब्लम सिंस कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग वर इग्नोर्ड इन द बिल्डिंग ऑफ फोर्स प्रोफेशनल सोल्जर्स। तो उसमें क्या कि एक समस्या ये आई कि भी जब ये मॉडर्नाइजेशन कर रहे थे, नई नई टेक्निक लेके आ रहे थे, तो वहाँ पर जो कास्ट और कम्युनिटी थी वो क्या है उसमें शामिल होती गई, और इन बातों को क्या है कि भी उनको इग्नोर कर दिया गया ब्रिटिश के द्वारा कि भी उनकी जो कास्ट है फिर या रिलीजन्स है उनको इग्नोर करते हुए कि भी जो उनके धर्म में या फिर जो कास्ट में जो मान्यता नहीं है तो उनको उस हिसाब से जो है कार्य करवाया गया। तो इस प्रकार की एक समस्या उनको देखने को मिली। कुड इंडिविजुअल सो इजली गिव अप द केयर कास्ट एंड रिलीजियस फीलिंग्स, कुड दे सी देमसेल्फ ओनली एज ए सोल्जर एंड नॉट ए मेंबर ऑफ कम्युनिटी। तो उसके बाद समस्या आई क्या वो क्या बगावत नहीं करेंगे इसके बारे में, क्या वो अपने आप को एक सोल्जर समझेंगे, क्या अपने आप को एक समुदाय का एक सदस्य नहीं मानते। व्हाट डिड द सिपाही फील्स। तो जो सिपाही थे उनको क्या महसूस हुआ। हाउ डिड दे रिएक्ट टू द चेंज इन देयर लाइफ्स एंड देयर आइडेंटिटी, दैट इज़ देयर सेंस ऑफ द हु दे आर। द रिवोल्ट ऑफ 1857 गिव अस ए ग्लिम्पस इनटू द वर्ल्ड ऑफ द सिपाही। यू विल बी रीड अबाउट दिस रिवोल्ट इन चैप्टर 5। मैंने आपको बताया था ये वही बात है कि भी जिस प्रकार से जो है कि वो फीलिंग्स थी तो उनको क्या इफ़ेक्ट हुआ, उनको लगा कि भी हमारी जो भावनाएं हैं हमारे धर्म के अनुसार उन चीज़ों को हमसे मतलब करवाया जाता है, उनसे विपरीत कार्य करवाया जाता है, और इसी वजह से जो रेबेलियन हुआ था 1850 का 57 का सॉरी, तो उसके बारे में चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे भाई। Thus, the East India Company was transformed from a trading company to a territory colonial powers. The arrival of new steam technology in the early 19th century also added this process. Till then, it would be take anywhere between 6 to 8 months to travel to the Indian by sea. Steamships reduced the journey time to 3 weeks, enabling more Britishers and more families to come far off countries like India. जिस प्रकार से हमने शुरुआत की थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, उसका जो है एक ट्रेडिंग कंपनी से, एक व्यापारी कंपनी से उनने क्या है एक शासन अपना जो है सत्ता के अंदर क्या बैठ गई थी वो। जिस प्रकार से जो स्टीम इंजन की जो है तकनीक में परिवर्तन आया 18वीं शताब्दी के अंदर, तो जो यात्रा उनको करने में 6 से 8 महीने लगते थे, अब उसको समय को घटा दिया गया। अब उस जर्नी को क्या है कि भी 3 वीक्स के अंदर ही पूरा किया जा सकता है। अब किसका मतलब क्या है कि ज़्यादा ब्रिटिश हमारे देश के अंदर आ सकते हैं, उनकी फैमिली आ सकती है और इतनी दूर हमारे देश में आकर वो मतलब रह सकते हैं भाई। By 1857, the company came to exercise direct rule over about 63% of the territory and 78% of the population of the Indian subcontinent। यदि हम 1857 का एग्जाम्पल लें तो कंपनी ने लगभग 63% के हिस्से के ऊपर सीधे तौर पर अपना शासन चला लिया था, और 78% पॉपुलेशन को क्या भारतीय जो महाद्वीप को उसको कंट्रोल में ले लिया था।
combined with its indirect influence on the remaining territory and population of the country, the East India Company had virtually the whole of India under its control। और इस प्रकार से जो इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ज़रूर रहा कि भी डायरेक्ट तो उन्होंने क्या अपना सत्ता कायम रखी, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से भी वो अपने कब्जा जमाए हुए थी। और पूरे के पूरे जो भारत के ऊपर क्या है, उसने क्या है कि भाई वास्तव में क्या है कि पूरे भारत के ऊपर उनका कंट्रोल जो है हो चुका था भाई। बस भाई आज से हमारा चैप्टर ख़त्म होता है।